हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आसियान को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आसियान एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल है रीजनल इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि यदि हम एक ग्लोबल ऑर्डर है और हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे स्पेशल एजेंसीज है और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी हमारे पास है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत सारे टोटल अगर यूनाइटेड नेशंस के हम लोग प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करें तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। ये मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के लेक्चर में बताया हुआ है। तो जब इस तरह का हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आखिर ये रीजनल इंटीग्रेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें तो साउथ एशिया का अगर बात करें तो सार्क है, साउथ ईस्ट एशिया का आसियान है, यूरोपियन यूनियन भी है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका का बात करें तो नाफ्टा है। इस तरह के बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिबरल पर्सपेक्टिव की बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप लिबरल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो हमारे पास पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग और पूरे रीजन में हम लोग प्रोस्पेरिटी रख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, ताकि हम पीस को एस्टेब्लिश कर सकें और उस पूरे रीजन में एक प्रोस्पेरिटी ला सके। और सेकेंड वन, आप समझिए कि आज के समय में ये ग्लोबल चैलेंजेज बढ़ रही है और अलग तरह की ग्लोबल चैलेंजेज बढ़ रही है, जैसे टेररिज्म है। ठीक है, आपको टेररिज्म से, आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है और अगर इन सभी चीज़ों से आपको फाइट करना है तो कोई एक कंट्री, ओनली वन कंट्री सफिशिएंट नहीं है कि ये इन सभी जितने भी मैटर्स है उन सभी से वो डील कर ले। जैसे टेररिज्म एक ट्रांस बाउंड्री एक इशू है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इंडिया का केस में हम लोग ले रहे हैं तो इंडिया चाहे तो टेररिज्म को किस तरह से रोके, क्योंकि टेररिज्म अगर ट्रांस बाउंड्री भी, जैसे कि टेररिज्म पाकिस्तान में स्पॉन्सर होता है। अब आईएसआई की बात कर ले तो ये एजेंसी कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको सीरिया में मिलेगी। ठीक है, और इसके अगर आप टोटली आप इसको देखिए तो कहाँ, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अगर अमेरिका में आप देखें वहाँ भी आपको इसके पर्सन्स मिल जाएंगे, अगर आप पाकिस्तान में देखें वहाँ भी मिल जाएंगे। तो टेररिज्म एक ट्रांस बाउंड्री मैटर है। इस तरह के बहुत सारे मैटर, क्लाइमेट चेंज, तो इन सभी से लड़ने के लिए, इन सभी से फाइट करने के लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, या आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, इन सभी जो है एक तरह से मल्टीलेटरलिज्म जो है, मल्टीलेटरलिज्म ये क्या, ये हॉट पे पड़ा हुआ है, ये एक तरह से रुक गया है, बहुत सारे इशू आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या अल्टरनेटिव बचा है? तो हमारे पास यही अल्टरनेटिव बचा हुआ है कि हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और वहाँ पे हम लोग ट्रेड करें। ठीक है, वहाँ पे ट्रेड करेंगे, वहाँ जैसे कि बहुत सारे रीजनल, जैसे आप मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग सबसे पहले इसी को देखते हैं, जो हम लोग आसियान को देखने वाले। ये हम लोग आसियान को देखते हैं कि आसियान में कौन कौन से मेंबर्स है और इसे किस तरह से बनाया गया और आसियान के पास क्या चैलेंजेस था, इसको भी हम लोग देखने वाले। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, नाम है किशोर महबूबानी, किशोर महबूबानी। इसने क्या कहा, इन्होंने अपने एक बुक लिखा, नाम है आसियान मिरेकल, आसियान मिरेकल। ठीक है, और इस आसियान मिरेकल में इन्होंने कहा कि देखिए, इन द ट्यूमुलटेस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशिया ने, ये जो साउथ ईस्ट, क्योंकि देखिए आसियान किसका एक ऑर्गेनाइजेशन, हम अभी पढ़ेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज है, टोटल 10 कंट्रीज है, उसका ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक हाई डिग्री ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इस आसियान ने अचीव किया है। समझ रहे हैं? और ये कयास लगाया जा रहा था क्योंकि जब आसियान बना तो इस रीजन में इतने बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी था और इतने डाइवर्सिटी को देखते हुए, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टोटल अगर 10 कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल इनका पॉपुलेशन 640 मिलियन है और 640 मिलियंस पॉपुलेशन में आपको 240 मिलियन मुस्लिम्स मिल जाएंगे। इस पूरे रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको 120 मिलियन आपको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, आपको बुद्धिस्ट 150 मिलियंस मिल जाएंगे और इसके साथ ही साथ मैं बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ 150 मीन्स मुस्लिम कितने बताया मैंने, 240 मिलियन, क्रिश्चियन बताया 120 मिलियन, बुद्धिस्ट बताया 150 मिलियन और इसके अलावा हिंदू के बहुत सारे फॉलोवर्स, कॉन्फ्यूशियस के फॉलोवर, कम्युनिस्ट के फॉलोवर, ये सभी फॉलोअर्स। और समझिए इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होते हुए
इस रीजन को इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आसियान ने किया। इसके साथ ही साथ अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखें तो टोटल अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो 2.5 ट्रिलियन जीडीपी है। और इसमें से आप दो मैं कंट्री को आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। फर्स्ट वर सिंगापुर इसका एक मेंबर है, एंड सेकेंड इसका एक मेंबर है लाओस। अब इन दोनों में देखिए कितना ह्यूज डिफरेंसेस है। जैसे सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम आपका जाके 52,960 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं अगर आप लाओस की देखें तो ओनली 2,353 बिलियन डॉलर। तो आप देख रहे हैं कितना ह्यूज डिफरेंसेस है। और अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो ये कहा जाता है कि मान लीजिए 3 वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ये 3 वर्ल्ड है। तो जो भी आप एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जो भी एग्रीमेंट कीजिए, वो या तो फर्स्ट सेकेंड में होगा या तो सेकेंड थर्ड में होगा, कभी फर्स्ट और थर्ड में नहीं होता। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया जाता है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का आपका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं कर सकते, वो एक ट्रेड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं नाफ्ता, NAFTA है नाफ्ता, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें टोटल 3 मेंबर्स हैं। मैं आपको नाफ्ता अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बस आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि नाफ्ता में 3 मेंबर्स हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड है कनाडा एंड थर्ड है मैक्सिको, ठीक है। और इन्होंने एक साथ आए और इन्होंने कहा कि हम लोग अब फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है, और उन्होंने नाफ्ता को बनाया। और बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है, उनको हम लोग नाफ्ता में पढ़ने वाले। लेकिन आप समझिए इसमें 2 बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए एंड कनाडा, और वर्ल्ड्स के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता है। वही मैक्सिको अगर आप यूएसए एंड कनाडा के कंपेयर में देखें तो उसके कंपेयर में ये डेवलपिंग कंट्री आता है। तो इन्होंने जो फ्री ट्रेड कहा तो उसमें कहा गया कि इसमें क्या है, 2 बिग कंट्री है, एक स्मॉल कंट्री का एक तरह से ये फ्री ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे मैक्सिको ही एक्सप्लॉइट होगा। आप समझ रहे हैं। तो अगर आप आसियान को देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, मैंने आपको एग्जांपल दिया सिंगापुर और लाओस का, समझ गए। और इसके साथ ही साथ अगर आप पॉपुलेशन में देखें तो इंडोनेशिया इसका एक मेंबर है, जिसका पॉपुलेशन, इंडोनेशिया का पॉपुलेशन देखें तो 261 मिलियन है। वहीं अगर आप लाओस का देखें तो ओनली लाख्स में आता है, 45 लाख के अप्रोक्सीमेटली ब्रुनई का मेंबर पॉपुलेशन है। तो इतना ज़्यादा ह्यूज एथनिसिटी डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, पॉपुलेशन डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हुए भी आसियान ने एक बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एक मेंटेन करके रखा, और बहुत ही अच्छा सक्सेस इन्होंने अचीव किया है। और इनका विजन क्या है, आसियान का विजन है कि हमें पूरे रीजन में वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करना है इन सारे कंट्रीज में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सबसे पहले आसियान को समझ लेते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आसियान को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आसियान के इस्टेब्लिशमेंट को हम लोग देखने वाले हैं। उसके साथ साथ आसियान के माइलस्टोन्स, आसियान ने क्या क्या अचीवमेंट आसियान के हैं, और उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। और एट लास्टली हम लोग आसियान साउथ ईस्ट का हम अभी देखेंगे कौन सा रीजन साउथ ईस्ट में आता है। तो साउथ ईस्ट का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी के साथ ही साथ एक सार्क है, आपने सार्क का नाम सुना होगा। ये साउथ एशिया का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिया आता है, और इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारे कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। हम लोग देखेंगे, अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन किया है हम लोग। सार्क के लिए मैं आप लोग के अलग से लेक्चर भी लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आपको ये पूरा विश्व दिख रहा होगा, और इस पूरा विश्व में ये एशिया है, ठीक है। इसके अलावा अदर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ओशियंस की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन, और इस साइड भी पैसिफिक ओशियन, ये आपका अटलांटिक ओशियन। नीचे आपका भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत के नीचे आपको इंडियन ओशियन मिलेगा, यहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, और इसके जस्ट अंटार्कटिका के ऊपर आपको साउथर्न ओशियन एंड एट लास्टली आप देखिए ये आपको एशिया के ऊपर चल जाइए आप लोग, मीन एशिया के साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, यूरोप के नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड ये आपका नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया है। अब हम लोग इस एशिया में आप इस रीजन को देख सकते हैं, ये जो रीजन है, ये रीजन, ठीक है। इस रीजन को मैं आपके लिए जूम कर रहा हूँ, तो ये रीजन साउथ ईस्ट एशिया आता है, क्योंकि आप देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लीजिए, ये साउथ कर लीजिए, ठीक है, और ये ईस्ट कर लीजिए, ये 2 डायरेक्शन आप समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से इस फिगर में बता रहा हूँ, यदि आप एशिया को अगर हम इसके डायरेक्शन को देखने की कोशिश करें तो ये नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो ये जो कंट्रीज है ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट कंट्रीज हो जाएंगे। तो इन कंट्रीज का
एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं। आपको जो येलो में दिख रहा है, येलो रीजन्स में दिख रहा है, वो जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपको येलो रीजन्स में दिख रहा है ये जो है आसियान के मेंबर्स स्टेट है। और अगर कंट्रीज की बात करें तो आप यहाँ कंट्रीज की लिस्ट देख सकते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रूनेई। ये सभी टोटल 10 मेंबर्स हैं जो जो इस आसियान के मेंबर्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे और एक एक करके सारे मेंबर्स को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो समझिए सबसे पहले जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप आसियान को देखें तो 31 जुलाई 1961 में एक एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है जिसका नाम है ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, समझ गए। और इसमें टोटल 3 मेंबर्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज थाईलैंड, सेकंड फिलीपींस एंड फोर्थ फेडरेशन ऑफ मलाया। देखिए फेडरेशन ऑफ मलाया उस समय मलेशिया का ही नाम था जो कि एक तरह से ब्रिटिश के प्रोविंस हुआ करता था। और ये जो इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1963 में ये इंडिपेंडेंस में आता है। तो 3 मेंबर्स मैंने बताया, क्या क्या बताया, एक तो थाईलैंड बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थाईलैंड है, ठीक है। सेकंड फिलीपींस, ये पूरा रीजन फिलीपींस का है। एंड थर्ड जो है मलेशिया, ये जो है ये दोनों पार्ट, ये मलेशिया है, ये वेस्ट मलेशिया और ये ईस्ट मलेशिया। तो ये 3 जो मेंबर्स है आपके, ये स्टार्टिंग में 1961 को आप याद रखिए, ठीक है। आपको ये 31 जुलाई याद नहीं रखना है। 1961 को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद 1967 में, अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा आसियान का फॉर्मेशन किया जाता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, जो थाईलैंड में है बैंकॉक, पता होगा थाईलैंड का कैपिटल है, उसी के द्वारा उन्होंने आसियान डिक्लेरेशन में साइन करके, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, आसियान का फाउंडिंग करता है। और इसके टोटल मैंने आपको बताया ना, आसियान में आज के समय में 10 मेंबर्स है, लेकिन इसके अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स इसका है। क्या क्या नाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। देखिए आप समझिए, थाईलैंड जो मैंने आपको बताया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उसमें 3 मेंबर्स में थाईलैंड भी था, मलेशिया था एंड फिलीपींस था, ये तीनों था। इसके बाद जो ये 5 मेंबर्स जिसने आसियान का फॉर्मेशन किया, उसमें इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, ये दोनों भी जो है ये काउंट हुए। तो हम लोग इस फिगर में फिर से देखते हैं कि फर्स्ट इंडोनेशिया, ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है। देखिए इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे ये आइलैंड है, ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। सेकंड है आपके पास ये आपका जावा आइलैंड है। थर्ड आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये बाली आइलैंड है। फोर्थ ये बोर्नियो आइलैंड है। एंड फिफ्थ जो है ये आपका सुलेबेसी आइलैंड है, ठीक है। ये 5 आइलैंड्स आप लोग याद रख लीजिए। एंड एक कंट्री जो मैंने आपको बताया, आप ये जो आपको मलेशिया, खास करके वेस्ट मलेशिया दिख रहा है, उसके नीचे आपको दिखेगा, नाम है सिंगापुर, और इसके बीच स्टेट ऑफ जोहर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो दोनों को अलग करती है। तो हमने टोटल 5 कंट्रीज देख लिए। क्या क्या देखा, थाईलैंड देखा, मलेशिया देखा, इंडोनेशिया देखा, उसके अलावा हमने और 2 कंट्रीज देखा। क्या क्या देखा आप इस लिस्ट से देख सकते हैं, मैं लिस्ट ला रहा हूँ थोड़ा सा। फिलीपींस देख लिया, और क्या छूट गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो टोटल 5 कंट्रीज जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि 1963 में एसोसिएशन ऑफ ईस्ट 1961 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का फॉर्मेशन किया जाता है। 3 कंट्रीज रहते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मलेशिया। उसके बाद 1967 8 अगस्त 1967 को, देखिए 8 अगस्त इसको आसियान डे भी मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगर आपका एग्जाम में आए कि आसियान डे कब मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा 8 अगस्त। तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, ठीक है, थाईलैंड में क्या किया जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। और रिसेंटली 2017 में इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आप 2020 में आप काउंट कर सकते हैं कि कितने साल हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक ह्यूज डाइवर्सिटी होते हुए भी इन्होंने एक बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पीस एस्टेब्लिश करने में ये सक्सेस हुआ है। और इसके अलावा आप समझिए इनका विजन, मैंने आपको बताया कि 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। और ह्यूज डाइवर्सिटी होते हुए भी इन्होंने इस तरह से एक कॉरपोरेशन बनाया
और आप समझिए ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके बीच ऐसा नहीं है, इनके बीच ऐसा नहीं है कि ये मीन्स स्टार्टिंग से ही बहुत ही फेमिलियर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। इनके बीच बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वियतनाम वार में वियतनाम एंड कंबोडिया एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अगर आप देखें सिंगापुर और मलेशिया के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसके अलावा थाईलैंड एंड फिलीपींस के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और जिसके कारण आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, नाम है सीए फिशर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया इज या एज बाल्कन ऑफ स्टेट्स। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को बाल्कन ऑफ एशिया का बाल्कन कहा। आपको पता होगा कि यूरोप में बाल्कन कंट्रीज आते हैं और उनके बीच एक बहुत ही ह्यूज इंस्टेबिलिटी था उन कंट्रीज के बीच, कभी भी कोई एक दूसरे पे अटैक कर देता था। तो उन्होंने इस साउथ ईस्ट एशिया को बाल्कन ऑफ एशिया भी कहा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये जितने भी स्केप्टिज्म है इन सभी को उन्होंने एक तरह से डिफीट किया, और यूरोपियन यूनियन के बाद एक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आया। और आप कह सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एक स्टोरी है आसियान का। क्यों इंस्पायरिंग स्टोरी है? क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें ना, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा होमोजिनिटी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का आप रिलीजन्स की बात करें तो मैक्सिमम क्रिश्चियन रिलीजन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें, आसियान की बात करें, तो मैंने आपको पॉपुलेशन में भी आपको डिफरेंस बताया, मैंने आपको इकोनॉमिक में भी डिफरेंस बताया, और मैंने आपको रिलीजन में भी डिफरेंस बताया, ठीक है, कि किस तरह मैंने आपको बताया मुस्लिम का पॉपुलेशन भी था यहाँ, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी थी, इसके अलावा बुद्धिस्ट भी थे, इसके अलावा हिंदूज भी थे, कॉन्फ्यूशियस के आपके फॉलोवर्स थे, आपके एक तरह से कम्युनिस्ट फॉलोवर्स भी थे। ये सभी एक तो बात हो गई। और स्टार्टिंग में इंडिया, अब समझिए ये तो 5 कंट्रीज मैंने आपको बताया, उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज जो बाद में ज्वाइन किए, जैसे ब्रुनई है फर्स्ट, वियतनाम बाद में ज्वाइन किया, सेकेंड, थर्ड म्यांमार बाद में ज्वाइन किया, कंबोडिया बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरह से टोटल इसके 10 मेंबर्स आज के समय में है, और कब कब ये ज्वाइन किया ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो इतना तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अगर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को देखें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इंडिया आसियान की तरफ बिल्कुल ही टिल्ट नहीं था, आसियान की तरफ बिल्कुल ही टिल्ट नहीं था। उसके बहुत सारे रीजन्स थे, उसके बहुत सारे रीजन्स में आपको मैं इंपॉर्टेंट रीजन्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझिए कि भारत क्यों आसियान की तरफ स्टार्टिंग में टिल्ट नहीं था। क्योंकि अगर आप आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स को देखें तो मैंने आपको 5 फाउंडिंग मेंबर्स बताया, ठीक है, आप याद रख सकते MSPIT, इससे, ठीक है। एक तो मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। इसमें से ओनली 1 कंट्री इंडोनेशिया जो है वो नॉन अलाइंड में था। आपको पता होगा नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, मैंने इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लाया, पूरा एनालिसिस के आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी 4 कंट्री थे वे सभी प्रो यूएस थे। जो कोल्ड वार में जो पूरा जो एक ये चल रहा था आइडियोलॉजी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच, तो ये जो 4 थे, बाकी 4 वे सभी प्रो यूएसए थे। और इंडिया था नाम का मेंबर। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऐसा था कि हम किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था कि इंडिया किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करता, और खास करके आसियान को ज्वाइन नहीं करता। ये कहा भी जाता है कि आसियान का मेंबरशिप के लिए भारत को अप्रोच किया गया था, लेकिन भारत ने रिजेक्ट कर दिया। भारत इनिशियली इसके तरफ रिलेक्टेंट था, लेकिन बाद में जो है वो आसियान का एक तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए आज के समय में क्या है, एक ही ऐसा मात्र रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो है आसियान। तो आसियान का भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ गए। और बाद में जो भी कंट्रीज ज्वाइन किए, जैसे आपका कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है, ये सभी जितने भी वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, समझ रहे हैं ना, आसियान का। और इन सभी में से एक वियतनाम ही है जिसके साथ भारत का एक हिस्टोरिकल कुछ रिलेशंस आप ट्रेस कर पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको बाल्कन्स ऑफ एशिया कहा सीए फिशर्स ने, और ये एक इन सभी स्केप्टिज्म्स को इन्होंने डिफीट किया, ठीक है। और आज के समय में आसियान बहुत ही बड़ा 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये कहा जा रहा है कि 2050 तक ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जीडीपी में भी अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 1970 में, अगर आप 1970 की बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप 1970 की बात करें तो 1970 में इसका टोटल जीडीपी में शेयर जो था वो 95 बिलियन था। वहीं अगर आप 2014 में अगर आप इसके डाटा को देखें तो 2.5 ट्रिलियन US डॉलर इसका इकोनॉमी जीडीपी में शेयर है।
इसके अलावा जियो पॉलिटिकल इंगेजमेंट पूरे इंडो पैसिफिक रीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अगर आप डायलेक्ट पार्टनर्स को देखें, समिट लेवल पार्टनर्स को देखिए, तो आसियान, आसियान +3 ये 3 में कौन कौन आते हैं? जापान, चाइना, इंडिया, और इसके अलावा 3 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ये सभी आ रहे हैं, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, ठीक है। ये टोटल 6 कंट्रीज है। और इसके अलावा बहुत सारे आप देख सकते हैं, यूएसए भी इसके ये में पार्टिसिपेट करता है, और साथ ही साथ रशिया भी इसके जो ईस्ट एशिया समिट में है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। और इसके 2 थ्योरीज है, इसके 2 पर्पस, इसके पर्पसेस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसके पर्पस को लिखा हुआ है, एंड इसके जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको मैंने लिखा हुआ है। हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके एक सबसे सक्सेसफुल इसके आप विजन्स को देख सकते हैं। इनका विजन क्या है? इनका 2 विजन है। फर्स्ट है मुसियावरा एंड सेकेंड है मुफाकत। ठीक, इन दोनों का क्या मतलब है? ये मुसियावरा का मतलब है कंसल्टेशन एंड इसका मतलब है कंसेंसस। तो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे इस आसियान में वो कंसल्टेशन के साथ एंड कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या इसके हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मैं अभी कुछ देर में डिस्कस करूंगा, उससे पहले हम लोग कुछ कंपेयर कर लेते हैं और इसके माइलस्टोन्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसका फाउंडेशन किया जाता है, और टोटल ओरिजिनल 5 मेंबर्स थे। हमने देख लिया कौन कौन थे, एम स्पिट था, ठीक है। एंड सेकेंड वन आप समझिए, इसके अलावा भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया, मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रो यूएसए एलिमेंट जो था उसके कारण जो भारत इनिशियली इससे रिलेटेड था। सेकेंड वन आप 1971 में देखें तो इन्होंने पीस, फ्रेंडशिप एंड न्यूट्रलिटी, ठीक है, एक इन्होंने डिक्लेयर किया खुद आसियान को। 1971 में आसियान कंट्रीज डिक्लेयर आसियान एज जोन ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड न्यूट्रलिटी, जोन ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसका साफ मतलब है कि आसियान के जो भी कंट्रीज है, टोटल 10 कंट्रीज अपने पूरे रीजन में पीस को स्टेब्लिश करेंगे, एक दूसरे से फ्रेंडशिप रखेंगे और न्यूट्रल रहेंगे, समझ रहे हैं। और आप समझिए यही 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1971 में ये इंसिडेंट्स हुआ है। और अगर आप 1971 में सार्क को देखें तो सार्क क्या कर रहा था? सार्क के मेंबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान वार लड़ रहे थे। आप दोनों में आप डिफरेंस को देखिए, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। सेकेंड, अगर आप 1976 में देखें तो 1976 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ एमिनिटी एंड कॉर्पोरेशन साइन किया, ट्रीटी ऑफ एमिनिटी एंड कॉर्पोरेशन इन्होंने साइन किया। और अगर आप वही समय देखें, देखिए एमिनिटी मतलब क्या होता है? एमिटी मीन्स होता है मेल जोल, ठीक है, कि हम एक दूसरे से मेल जोल करेंगे, हम जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे वो कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग के साथ लेंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई आज तक सार्क में बना है? नहीं बना। हम सार्क को पूरी हम लोग एक अलग सा लेक्चर लाऊंगा मैं, जिसमें सार्क को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं कि मैंने 71 में जो आपको बताया, 76 में बाली कॉन्कॉर्ड लाया जाता है, ठीक है, उसमें भी एक रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करती है। थर्ड वन 1977 इसमें इन्होंने आसियान प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग आफ्टा, जिसको कहा जाता है APTA, आसियान प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने लाया। और उन्होंने प्रिफरेंशियल ट्रेड बहुत सारे गुड्स में, एक तरह से प्रिफरेंशियल ट्रेड मतलब क्या हुआ? एक होता है फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मीन्स आप समझिए, फ्री मीन्स टोटली फ्री हो जाएगा जो भी गुड्स है। प्रिफरेंशियल मीन्स कुछ स्पेशलाइज गुड्स जिसको कि एक लिस्ट ये बनाएंगे, ये लिस्ट है, और इन सभी लिस्ट में हम लोग प्रिफरेंशियल, हम लोग कुछ टेरिफ बैरियर्स जो है कम करेंगे, नॉन टेरिफ बैरियर्स में हम लोग छूट देंगे, इस तरह के इसमें कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। और वहीं अगर आप 1977 में ये किया गया, और आप सार्क का बताइए, सार्क का प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम लोग साप्टा कहते हैं, SAPTA, ये कब लाया गया? ये लाया गया 1997 में। मीन्स हम साउथ ईस्ट एशिया से अभी 20 साल पीछे थे, 20 साल पीछे थे। और हम लोग देखेंगे साप्टा भी एक तरह से पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा है। रीजन्स हम लोग सार्क में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1992 में इन्होंने लाया साप्टा, SAFTA, पहले था SAPTA। तो ये क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मीन्स अब लोग इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ गया। सार्क ने भी लाया, 2004 में लाया, और इन्होंने कहा कि 2016 तक हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके रीजन्स को हम लोग सार्क में पढ़ने वाले हैं। मीन्स ये प्रोसेस पूरी तरह से हॉल्ट पे है आज भी, समझ गए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखिए 1992 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ले आए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है एक तरह से इनके रीजन्स जो है वो डेवलप करेंगे।
ये हुई पहली बात। और यही रीजन है इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रीजन है, इसीलिए हमारे आज के फॉरेन मिनिस्टर और उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर ने कहा था कि सार्क इज ए जैम व्हीकल एंड देयर आर नो होप दैट ट्रैफिक विल मूव। सार्क क्या है? सार्क का गाड़ी, सार्क का चक्का जाम हो चुका है और अब कोई होप नहीं है कि ये जो है मूव करे। समझ रहे? सी राजा मोहन ने क्या कहा इसके बारे में? सी राजा मोहन ने कहा कि पाकिस्तान इज ए कैमल डेट स्लोज डाउन द कारवा ऑफ साउथ एशिया। समझ रहे? पाकिस्तान इस पूरा साउथ एशिया का एक कैमल है, एक ऊंट है, जो कि इस पूरे साउथ एशिया के कारवा को स्लो डाउन कर रहा है। एंड सार्क इज हेडिंग टुवर्ड्स मोर्टरी, इंडिया शुड कैच न्यू विंड्स। मोर्टरी मीन्स क्या होता है? एक हॉस्पिटल्स के जो जहाँ पे डेड बॉडी रखा जाता है, तो सार्क जो है आज एक तरह से जो जहाँ पे जो हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी, उसके तरफ सार्क जो है बढ़ रहा है और भारत को एक नया विंड कैच करना पड़ेगा, नया हवा, नया नहीं कहते कि पानी का नया धारा करना पड़ेगा, वो बात है। इसके लिए भारत आज के समय में बिम्स्टेक को अप्रोच दे रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया को पढ़ने वाले पूरी डिटेल में। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 1994 की हम लोग बात करते हैं। 1994 में क्या होता है? 1994 में देखिए, एक तो जब मैंने आपको बताया कि TAC, ट्रीटी ऑफ एम्यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको भी बताया था, उसके देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। इस चीज़ को थोड़ा सा जब स्लाइड खुल गया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो मैंने आपको पंचिल पढ़ाया था इंडिया चाइना में, तो जो पंचिल के जो भी एक प्रिंसिपल्स थे वही आसियान के भी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे सबके यही प्रिंसिपल जनरली रहते हैं। देखिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना एक दूसरों का, सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी, यही सब चीज़ें घुमा के उन्होंने कहा। एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में मैटर नहीं करना है। ठीक है, जो भी डिसीजन है, जो भी ये है, वो हमें सेटलमेंट है, वो हमें पीसफुल मैनर्स पे करना। यही सभी जो नॉर्मल बातें, जो पंचिल के एग्रीमेंट्स की जो बातें, वही जो है इस TAC, ट्रीटी ऑफ एम्यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। अब 1994 की बात करते हैं। आसियान ने एक रीजनल फोरम बनाया। देखिए, अभी तक क्या किया है आसियान ने? अभी तक आसियान ने खुद को बनाया है, खुद को बना के उन्होंने प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और खुद के रीजन में कहा कि स्टेबिलिटी लाएंगे, पीस लाना है हमें। अब 1994 में इन्होंने आसियान रीजनल फोरम बनाया, जिसमें कि पीस एंड स्टेबिलिटी पूरे इंटायर रीजन में इन्होंने कहा कि अब हम पीस लाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म में ये एक आज तक का, अभी तक का, आप समझिए, ये जो हम कह सकते हैं कि एशिया का रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिक्योरिटी डायलॉग्स किए जाएंगे। किसके बीच? जब यहाँ देखिए, इंडिया पाकिस्तान भी इस सिक्योरिटी डायलॉग्स में प्रेजेंट रहेंगे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी इसमें है। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आसियान ने लिया। ठीक है, जिसमें पीस और स्टेबिलिटी पूरे रीजन में। अब आज के समय में आसियान, 1994 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1967 से हम लोग 1994 में आ चुके हैं और 1994 तक अगर आप देखें तो आज के समय में ये एक क्या बात कर रही है? पूरे रीजन की बात कर रही है, सिर्फ आसियान की बात नहीं कर रही, पूरे रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की बात कर रही है। और अभी तक ऐसा सार्क का कोई इनिशिएटिव नहीं रहा है। अब हम 1995 की बात करते हैं। आसियान कंट्रीज ने क्या कहा? 1995 में कहा कि हम जो है साउथ ईस्ट एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाएंगे जोन। ठीक है, और वहीं अगर आप उस समय देखें 1995 के कुछ साल बाद आप देखिए 1998 में क्या होता है? इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेते हैं। तो अंतर आप देख रहे हैं आसियान और सार्क में। आसियान, साउथ ईस्ट एशिया और भारत, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश का रीजन पूरा जो सार्क का मेंबरशिप का रीजन है। ठीक है, उसके बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब उसने उस समय गुड्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। 1995 में अब सर्विस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। देखिए, एक क्या, अगर आप ट्रेडिंग को देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रीफरेंशियल ट्रेड किया जाता है, फिर फ्री ट्रेड गुड्स में लाया जाता है, फिर फ्री ट्रेड सर्विस में लाया जाता है, फिर फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लाया जाता है। तो इन्होंने 1995 में किसमें मैंने बताया, सर्विस में जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने आसियान कंट्रीज के बीच इन्होंने स्टेब्लिश कर लिया। वहीं सार्क के बीच अभी तक तो गुड्स का ही नहीं हुआ है, तो सर्विस का तो बात ही आप छोड़ दीजिए। 1997 में इन्होंने विजन रखा कि आसियान का विजन 2020, आसियान विजन 2020 इन्होंने रखा। ठीक है, और 2020 अब 5 साल पहले 2015 में ही इन्होंने इस विजन को कंप्लीट कर लिया। तो आप इसका सक्सेसफुल और इसका आप ग्रोथ रेट को देख सकते हैं। 2007 की बात करें तो इस आसियान ने आसियान चार्टर लाया, और इस तरह का चार्टर आज यूरोपियन यूनियन भी नहीं लाया है। तो ये खुद में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था आसियान चार्टर लाने का। ठीक है, आसियान चार्टर के आप कुछ देख सकते हैं,
नया पॉलिटिकल कमिटमेंट, इस तरह के बहुत सारे कमिटमेंट्स आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिक कमिटमेंट्स है कि हम लोग फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रोल्स रहेगा, हम लोग आसियान में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करेंगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे बॉडीज, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क, लीगल पर्सनैलिटी, इस तरह की बातें इन्होंने किया गया, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाएंगे, ये आसियान चार्टर में बात की गई। अब मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2015 में आसियान ने खुद को एज ए कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया कि हम एज ए कम्युनिटी है, और इसके 3 पिलर्स है। क्या क्या पिलर्स है? इकोनॉमिक पिलर्स, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, एंड साथ ही साथ सोशल कल्चर। आप समझिए आसियान कहाँ एक ऐसा रीजन्स था, आसियान का पूरा रीजन, साउथ ईस्ट का रीजन्स को देखें तो जहाँ ह्यूज अनस्टेबिलिटी था, जहाँ ह्यूज अनस्टेबिलिटी था, और ये रीजन इसका एक कहा भी जाता था कि ये बहुत ही इसका एक ड्रॉबैक है कि ये, लेकिन इन्होंने किस तरह से इसको ओवरकम किया, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और एज ए कम्युनिटी किया कि अब जो भी डिसीजंस होंगे, अब आसियान एज ए खुद को डिक्लेयर कर रहा है कंसर्ट्स ऑफ नेशन, कंसर्ट्स ऑफ नेशन डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। और हम एक केयरिंग एंड शेयरिंग सोसाइटी होंगे, हम एक केयरिंग एंड शेयरिंग सोसाइटी होंगे, और खुद को एज ए कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, सोशल कल्चर, सोशली एंड कल्चरी पूरा आप पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम 2 साल में 2 बार मीटिंग करेंगे। जो पहला मीटिंग होगा वो एक तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनल मैटर्स पे होगा, एंड सेकंड मीटिंग जो है वो आसियान के डायलॉग पार्टनर जो मैंने बताया ना अभी, आसियान +3+3, ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया सब आते हैं, वो डायलॉग पार्टनर्स के साथ मीटिंग करेंगे। आसियान चार्टर को भी हमने पढ़ लिया, तो पंचिल एग्रीमेंट्स को भी हमने पढ़ा कि आसियान के क्या क्या पंचिल एग्रीमेंट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया, वो स्लाइड कहाँ गया, स्लाइड आप देख सकते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है आसियान के। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, और सार्क कहाँ था, सार्क को आप समझिए किस रीजन में था, ठीक है ना। इसका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसका सक्सेस होता है ना, इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेस होता है। सर्विस में, इन्वेस्टमेंट में तो आप बात ही छोड़ दीजिए, समझ रहे। और जहाँ पे जब ये पीस की बात कर रहे थे तो इंडिया पाकिस्तान वार लड़ रहा था, जब ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे थे तब इन्होंने न्यूक्लियर वेपन इंडिया पाकिस्तान एक्वायर कर लिया। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंसेस समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो मुसेवरा और मुफाकत, जो कंसल्टेशन एंड कंसेंसस की बात किया मैंने, ठीक है, कि हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे कंसल्टेशन से लेंगे एंड कंसेंसस से लेंगे। और ये जो पंचिल एग्रीमेंट में जो बात की हम लोग डोमेस्टिक अफेयर्स में, एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में हम लोग नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग समझिए, जब म्यांमार में मिलिट्री रूल्स आता है, ठीक है, और जब वहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनता है तो क्या है, तो उस समय समझिए यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार को क्रिटिसाइज किया, इस पर बैन लगा दिया, इंडिया ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन आसियान कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। इनका कहना है कि हम जो है एज ए कम्युनिटी है, और साथ ही साथ आप समझिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के डोमेस्टिक मैटर्स पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्होंने इसको टोटली आइसोलेट नहीं किया म्यांमार को, और धीरे धीरे इन्होंने आइसोलेशन पॉलिसी इन्होंने नहीं अपनाया जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज अपनाते हैं, और इन्होंने धीरे धीरे उसके साथ इकोनॉमिक जो है कोऑपरेशन जारी रखा, ठीक है। मतलब इनका साफ कहना है कि हमें अपने रीजन्स को ग्रोथ करना है, प्रोस्पेरिटी देना है और शांति बनाए रखना। इकोनॉमिक रखा, इससे क्या हुआ, इससे म्यांमार का जो इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे बूस्ट होते रहा। जब यूरोपियन यूनियन ने, जब यूएसए ने इस पर बैन लगा दिया तो उस समय जो है इन्होंने इसका साथ दिया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसीलिए आसियान को कहा जाता है कि ठीक है आसियान स्लो है, क्योंकि 1967 से आप देखिए कि बहुत स्लोली ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इंप्रूव करता है ना। खुद को पहले स्टेब्लिश किया, उसके बाद पहले 3 मेंबर्स के साथ, फिर 5 मेंबर्स के साथ, फिर 10 मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम लोग पीस लाएंगे रीजन्स में, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, फिर सर्विस में ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट में करेंगे, फिर न्यूक्लियर जो डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर पीस की बात करते हैं, एज ए कम्युनिटी खुद को स्टेब्लिश करते हैं। इस तरह की इसका डेवलपमेंट है, बहुत से स्लो डेवलपमेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि आसियान प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन दिस वन इज टेंजिबल एंड मेजरेबल, टेंजिबल है और इसको लोग मेजर कर सकते हैं। एंड आसियान को कंपेयर किया जाता है क्रेब से, आसियान को कंपेयर किया जाता है क्रेब से। क्रेब क्या है? क्रेब को आप देखें तो 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। इसीलिए आसियान को क्रेब से किया जाता है और कहा जाता है कि आसियान जो है, आसियान क्रेब है जो कि 2 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, 1 स्टेप बैकवर्ड लेता है, ठीक है, एंड 1 स्टेप साइडवे लेता है। क्रेब का मूवमेंट देखिए, 2 स्टेप बैकवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड एंड 1 स्टेप साइडवे, ठीक है। लेकिन
लेकिन ये मतलब इनका कंसिस्टेंसी बरकरार रहता है, ये मूव करते रहता है। तो हम लोगों ने आसियान को बहुत ही क्रिटिकली हमने आसियान को देखा कि क्या आसियान है, इसके माइलस्टोन्स को हमने देखा कि किस तरह से ये अचीव करता है, हमने डिटेल एनालिसिस किया और साथ सार के साथ भी हमने कंपेयर किया। अब आसियान के बहुत सारे कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, जैसे आसियान की क्या चैलेंजेज है आज के समय में और इंडिया के लिए आसियान का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी को हम लोग एक अलग वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज हमने आसियान को देख लिया है टोटली कि आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं कि आप अगर डिप्लोमेसी को समझे तो आपको पता होगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, एक ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। ये क्या होता है इसको आप समझिए। सबसे पहले मैं तो आपको ब्रीफ बता दे रहा हूँ लास्ट में जाते जाते। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी मीन्स जो भी गवर्नमेंट है, जो भी कंट्रीज है उसके गवर्नमेंट जाके ठीक है टॉक करेंगे, ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हुआ। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या हुआ कि इसके साथ साथ कुछ एनजीओज रहेंगे, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे, प्लस गवर्नमेंट रहेंगे, इसको हम लोग ट्रैक 2 कहेंगे। इस तरह से मतलब ट्रैक 3 में पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट रहना है। ट्रैक 1.5 होता है जिसमें कि गवर्नमेंट और दोनों रहता है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैक 1.5 में गवर्नमेंट और दोनों प्राइवेट प्लेयर्स भी रहते हैं, आपने देखा होगा। और इंटर गवर्नमेंटल मीन्स क्या होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होगा और 10 कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है कम्प्लीटली। 10 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्प्लीटली। एक सेकंड यार, हाँ 10 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशियो कल्चर, हमने सारे चीज़ों को पर्सपेक्टिव्स को हमने देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा और इसके मेंबर्स को आप लोग तो आसानी से याद रख सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। मैंने आपको टोटली बता दिया। ठीक है, देखिए ये लाओस है, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं और थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये एक लाओस है जो पूरा लैंडलॉक कंट्री है। ये आपका वियतनाम है, एक सेकेंड, ये आपका वियतनाम है। ठीक है, ये आपका थाईलैंड है, ये आपका थाईलैंड है, कंबोडिया है एक, ये आपका मलेशिया है। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया है और इधर ये छोटा सा देखिए, ये जो आपको ईस्ट मलेशिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ब्रुनई देखने को मिलेगा, ब्रुनई। ठीक है, और मैंने थाईलैंड आपको बताया, मैंने आपको कंबोडिया, ये देखिए ये कंबोडिया है, थोड़ा सा मैं आप ये कंबोडिया है। ठीक है, पेन गलत जगह चल गया था। ये जो रीजन है ये कंबोडिया है, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा थाईलैंड है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार मैं इरेज करके आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिए कि कौन सी कंट्रीज क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यार रुको। ठीक है, पहला, सबसे पहला इंडोनेशिया। ठीक है, सेकेंड आप यहाँ पे देखिए ये मलेशिया, ये दोनों मलेशिया। यहाँ पे आपको सिंगापुर दिखेगा, ये आपको लाओस दिखेगा, ये आपको वियतनाम दिखेगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया, हाँ यहाँ पे आपको ब्रुनई दिखेगा। इतना हो गया। अब बच गया थाईलैंड बच गया, और क्या बचा एक, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यार क्या बच गया है ना, हाँ थाईलैंड एंड कंबोडिया बच गया। तो थाईलैंड एंड कंबोडिया बच गया है। तो आपका ये आपका क्या हो गया, थाईलैंड हो गया और ये आपका कंबोडिया हो गया। समझ गए। तो ये सभी जो है और ठीक है, ये सभी इसके कंट्रीज है। 10 कंट्रीज आपने देख लिया। मैंने टोटली आपको पूरा इसका 3D बता दिया कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। 5 मेंबर्स पहले 3, फिर आसियान को फॉर्म किया जाता है 5 मेंबर्स से, फिर 10 मेंबर्स होता है। कौन क्या हुआ टोटली हमने देख लिया और जो भी टॉपिक्स हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग एक करके धीरे धीरे करके देख लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और साथ ही साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।